तो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी और 10th क्लास में आपको शुरू से ही ये चैप्टर्स पढ़ने शुरू करने हैं। जिससे देखो बहुत ज़्यादा है नहीं, 4 चैप्टर होते हैं आपके केमिस्ट्री में। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और काफ़ी मार्क्स जो हैं वो आप स्कोर कर पाओगे। तो आज हम एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट लेने जाएंगे, शुरू करेंगे, दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या होती है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, क्या सिग्निफिकेंस होते हैं केमिकल इक्वेशन के, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शंस भी होती हैं, वो भी उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और क्या क्या टर्म कंडीशन होती हैं, कैसे इक्वेशंस को लिखा जाता है, ये सब हम अपने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। अब इसके बाद आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है रेड मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्शन में ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और आपको जान करके बहुत ताज्जुब होगा कि जो नॉर्मली हम रिएक्शंस पढ़ते हैं मोस्टली वो रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शंस ही होती हैं। एक ही रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और किसी का रिडक्शन हो रहा होता है। तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, जिससे फिर आप बाद में आइडेंटिफाई कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, तो इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। तो पहले हम टर्म्स को समझते हैं कि व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर मैं इसको रब कर देती हूँ जिससे थोड़ा सा आपको क्लियर रहे। ऑक्सीडेशन, पहले हम ऑक्सीडेशन समझ लेते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में देखो 3 टर्म्स जो है, 3 बेसिक जो कंडीशंस होती हैं उसके बेसिस पर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। आपके 10th तक यही 3 कंडीशन है। जब आप सीनियर और 11th 12th में जाओगे तो यहाँ पर और जो कंडीशंस हैं वो बढ़ जाती हैं। 11th क्लास में और कंडीशंस आ जाएंगी। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में डिस्क्राइब करा हुआ है हम उसी पॉइंट को लेंगे। तो फर्स्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी रिएक्शन में आप देखोगे कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। मोस्टली जो कंबशन रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर, कंबशन रिएक्शंस भी मैं आपको बता दूं क्या होती है। कंबशन रिएक्शन होती है बर्निंग वाली रिएक्शन। कंबशन में हमेशा जहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा उसको हम कंबशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर भी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। फर्स्ट पॉइंट ये होगा। सेकेंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पर आप देखिए कॉपर एंड ऑक्सीजन ये कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, CuO। एक तरह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गई है ना। अब इसके बाद है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड कंडीशन कौन सी आती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर देखो यहां पर रिएक्शन मैंने लिखी है 2H2S प्लस O2, इट विल गिव सल्फर एंड H2O। ये जो ये H2S है, ये जो कंपाउंड है इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है। ये हाइड्रोजन यहाँ से हट गया है और सल्फर रह गया, और इस हाइड्रोजन ने क्या करा, इस ऑक्सीजन के संग जाकर के वाटर फॉर्म कर लिया। क्योंकि वो ऐसे आयनिक फॉर्म में तो स्टेबल नहीं होते ना, तो उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो किसी दूसरे से तो बॉन्ड बनाएंगे। तो ये बना लेते हैं ऑक्सीजन के संग और वाटर फॉर्म कर लेते हैं। इसके बाद आप देखिए थर्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना, लूज कर देते हैं। रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। जैसे जिंक है, ठीक है, जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिखोगे वो आप प्रोडक्ट साइड में लिखोगे, क्योंकि वो लॉस कर रहा है, निकल रहा है उससे इलेक्ट्रॉन। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +2 का चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कैटायन हो जाता है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतना ही चार्ज आ जाता है पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये बन जाता है कैटायन, राइट। तो ये 3 कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान देनी है। किसी भी एक रिएक्शन में आप एक कंडीशन जो है वो अप्लाई करोगे।
एक ही कंडीशन से आप देखोगे उसको, या तो आप देखो कई बार क्या होता है, अब इस रिएक्शन में अगर ये रिएक्शन दे रखी है आपको, तो यहाँ आप हाइड्रोजन वाली टर्म नहीं लगा सकते हो ना, और ना कॉपर वाली यहाँ पे लगा पाओगे कि कॉपर का तो लॉस कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो ऑक्सीजन के संग आ रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो इस तरह की जो रिएक्शन है वहाँ पर आप सिर्फ ऑक्सीजन को ही कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर आप एडिशन देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन तो रिप्लेस हुआ है ना, ये तो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, हाइड्रोजन का रिमूव करा है, मेन जो इसमें ये था कंपाउंड था H2S का, तो इसमें से रिप्लेस करा है हाइड्रोजन को। तो स्पेसिफिक जो रिएक्शंस होती हैं उनमें आप एक टर्म कोई भी ढूंढ लो, एक कंडीशन कोई भी ढूंढ लो, उसके बेसिस पर आप पता कर सकते हो कि वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। मूव टुवर्ड्स द रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, एडिशन, अब ये बिल्कुल फ्लिप हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, लेकिन रिडक्शन में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, राइट। तो पहली कंडीशन हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की। अब जैसे 2Na सोडियम के संग हाइड्रोजन जब कंबाइन करेगा, ऐड होगा, तो वो बना लेगा सोडियम हाइड्राइड। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। सेकंड में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव करा जा रहा है रिएक्शन में से। KClO3 है, हीट करा, इसको डिकम्पोज करा, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो गई, 2KCl + 3O2, मतलब इस रिएक्शन में से आपने इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया है। तो ये एक कंडीशन हो गई रिडक्शन रिएक्शन देखने के लिए। थर्ड हो जाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे आयनिक फॉर्म में, अब यहीं पर हमने देखा था कि इसने इलेक्ट्रॉन अपने लूज करे थे, तो ये अनस्टेबल स्टेट में आ गया था, आयनिक स्टेट में आ गया था। अब अगर वही आयनिक स्टेट कोई 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, तो फिर से वो अपनी स्टेबल फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे थे, ये आयनिक फॉर्म में है, और इससे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो क्या होगा, ये फिर से जिंक वाली स्टेट में आ जाएगा। मतलब अगर इसके पास सपोज करो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके ऑक्टेट कंप्लीट था 8 इलेक्ट्रॉन से, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 6 आने के बाद ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो अब ये स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, तो वहां पर इसका रिडक्शन कहा जाएगा, राइट। तो इन तीनों में से कोई सी भी टर्म आप अगर किसी रिएक्शन में देखते हो, तो वो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वहां से पहचान सकते हो। अब इसके बाद हम देखेंगे, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशंस आपकी याद रखना, तभी आप जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए। सो अब हम समझेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, आपने अभी तक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ लिया है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जहां पर ऑक्सीजन कंबाइंड हो रही है, ठीक है, और रिडक्शन का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, या जहां पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है वो रिडक्शन हो गया, और जहां पर हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है, निकाला जा रहा है, वो हो गया, डिस्प्लेस हो रहा है, वो हो गया रिडक्शन, ठीक है। जहां पर हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है, वो हो गया रिडक्शन, और जहां ऑक्सीजन निकाली जा रही है वो भी हो गया रिडक्शन। या अगर हम इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में बात करेंगे, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो ये हमने अभी पिछले उसमें जो आपने स्लाइड देखी थी उसमें आपने पढ़ लिया था। अब मेन चीज होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जिनका रिडक्शन हो रहा होता है किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, आराम से, तसल्ली से समझो इस चीज को। ये उल्टे होते हैं, जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर आपको डेफिनेशन से समझा दूंगी। रिडॉक्स रिएक्शन में जिस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा होता है वो हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको आप डेफिनेशन से समझ लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज
विच अंडरगो रिडक्शन ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। जब रेडॉक्स रिएक्शन में किसी भी जो एलिमेंट है उनका रिडक्शन हो रहा होता है तो उनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा हो जाता है इसमें। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज विच अंडरगो ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप इसको इक्वेशन के थ्रू समझ लीजिए। जैसे कॉपर सल्फेट है और जिंक है, इनकी आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो गया, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी थी ना। जिंक ने जो है वो सल्फेट को कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और कॉपर यहाँ आ गया और इसने बना लिया जिंक सल्फेट। अगर हम अब यहाँ पर देखें, देखो थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि मैंने आपको ऑक्सीजन से तो बताया है कि ऑक्सीजन का जब एडिशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन का मतलब क्या है, कोई भी वो एलिमेंट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, उसको हम, तो वो हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, और हाइड्रोजन का एडिशन क्या हुआ, मतलब हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो एडिशन हो रहा है तो वो हो गया रिडक्शन उसका। तो यहाँ पर ये अगर हम कोई भी ऑक्सीजन के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट या ऐसा ग्रुप हम ले लेते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो भी तो सेम ही बात हुई ना। मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है उसका एडिशन हो रहा है तो वो हो गया ऑक्सीडेशन, और कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है उसका अगर एडिशन हो रहा है तो वो हो गया रिडक्शन। ओके, समझ आता है, वेल एंड गुड। नहीं आता है, लीव इट। हम ऑक्सीजन की रेफरेंस से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो ऑक्सीडेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का अगर एडिशन हो रहा होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है तो वो क्या होता है, रिडक्शन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके बेसिस पर हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट समझ लेते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल से आप समझ लो, कॉपर सल्फेट है और जिंक है। जब इनमें ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, जब इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो यहाँ पे कॉपर आ जाएगा और जिंक सल्फेट आ जाएगा। अब यहाँ पर पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो अगर हम ये देखते हैं इसका कोई एक्वस सॉल्यूशन आप लोगे तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज आएगा। कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होता है और सल्फेट पर -2 का चार्ज होता है। जिंक क्योंकि फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट का मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना देने की उसको जरूरत है, ना उसको लेने की जरूरत है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, मतलब इसकी वैलेंसी 0 आएगी। यहाँ पर ऐसी कॉपर फ्री स्टेट में तो ये 0 हो गया। यहाँ पर जिंक जो है 2+ स्टेट में, सल्फेट -2 स्टेट में। ठीक है, अब इसमें हम ये देखेंगे कि आप ये देखो कॉपर +2 है, +2 से कॉपर क्या हो गया है, +2 से जो कॉपर है ये 0 में पहुंच गया। इसका मतलब क्या करा है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करें। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे तो इसने ये सोचा, मान लो 6 है इसके पास, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये क्या करेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, राइट। तो यहाँ पर कॉपर जो है, कॉपर का आप देखेंगे तो ये कॉपर जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करें। अगर हम इस रिएक्शन को लिखें, इस तरह से लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, कुछ इस तरह से ये आएगी रिएक्शन, +2 इलेक्ट्रॉन इट विल गिव कॉपर। ठीक है, अभी हमने जब रिडक्शन की रिएक्शन समझी थी कि व्हाट इज रिडक्शन, उसमें हमने इस तरह से रिएक्शन करी थी ना। तो कॉपर आयन ने जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे हैं तो ये बन गया कॉपर, फ्री स्टेट में आ गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है इसका रिडक्शन हो रहा है ना। जब इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, जिंक, जिंक की फ्री स्टेट 0 है और 2 यहाँ पर, मतलब इसने लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज करें। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिंक 2+ गिव्स जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। ये आपने अभी पीछे व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन उसमें पढ़ा था ना, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन वाली टर्म में आपने ये समझा था इसको। तो इसका जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब बात है हमको ये देखना है कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट।
तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस रिएक्शन में जो कॉपर सल्फेट है ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका जो है यहां पर रिडक्शन हो रहा है और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया? तो इसको अब आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपसे जब भी रेडॉक्स रिएक्शन पूछी जाएगी तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन भी बताना होता है किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, और ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपने कवर करा है, इसको नोट डाउन करिए और इसको समझने की कोशिश करिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको जब दूंगी तो आपके जितने भी मैंने आपको रूल्स बताए हैं वो अप्लाई करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। 2-4 रिएक्शन आप प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बिकम इजी फॉर यू। ओके, तो अभी हम आगे रेडॉक्स रिएक्शन समझेंगे, किस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अभी तो हमने जस्ट उसके कंपोनेंट समझे हैं कि हम कैसे पहचानेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को, राइट। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम रेडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे फर्स्ट रिएक्शन में आप देखो H2S रिएक्ट्स विद क्लोरीन, इट विल फॉर्म 2HCl प्लस सल्फर। अब इसमें पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो H2S सल्फर में से हाइड्रोजन रिप्लेस हुई है। ये देखिए सल्फर यहाँ पर हाइड्रोजन के संग बॉन्ड बना रहा था और यहाँ पर अब सल्फर जो है वो अलग हो गई है, इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ये जो इसकी रिएक्शन होगी मतलब H2S का सल्फर में कन्वर्ट करना, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन है, क्लोरीन ने यहाँ किससे बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर अगर आप सेकंड रिएक्शन में देखोगे तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वाटर एंड कॉपर बना रहा है। यहाँ पर कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है, मतलब और कॉपर ऑक्साइड जो है वो फाइनली क्या बना रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, ये होगा रिडक्शन। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के संग ऐड हो गया, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन वाटर में आप देखोगे तो ये ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। छोटा सा लिखा है, देख लेना, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए MnO2 और HCl के संग रिएक्शन करेगा, MnCl2 बनाएगा, NCl2 and 2H2O। ठीक है, अब ये इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मैग्नीज है वहां से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है ना, और ये बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जहां लॉस हो रहा होता है वो क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ पर HCl है, ठीक है, HCl में से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, Cl2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, हाइड्रोजन का लॉस is called oxidation, oxidation। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि हर रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाइड्रोजन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर MnO2 में जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है इनटू Cl2 तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आप पहले नोट डाउन करिए रिएक्शंस। तो अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस किस तरह से हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं, या हम अपने सराउंडिंग्स में किस तरह के चेंजेस देखते हैं ऑब्जेक्ट्स में ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो पहला है करोजन, बहुत फेमिलियर नेम है, ये आपको पता ही होगा। करोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन,
ये सब बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, फिर भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज करोजन? इज द फिनोमिना ड्यू टू which metals are slowly eaten away by the reaction of air, water, chemicals present in atmosphere। जो आप किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को अगर ऐसी ओपन छोड़ देते हो, पूरी रात आप छोड़ दो, और मॉइस्चर मॉइस्चर काफी है जब एटमॉस्फेयर में, जब ह्यूमिड वेदर होता है उस समय ही ज्यादा देखने के लिए मिलता है, मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन होती है उस समय ये, अदरवाइज ये स्लो रिएक्शन होती है। तो जब किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को आप एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दोगे तो वहां पर वो बिल्कुल एक्सपोज्ड है। किसके लिए एक्सपोज्ड है? वहां पर एयर भी उसको मिल रही है, उसको वाटर भी मिल रहा है, प्लस जो केमिकल्स एटमॉस्फेयर में है वो भी उसको मिल रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आप अगर सुबह या एक दो दिन में देखोगे, अगर कोई आयरन नेल भी आपने बाहर छोड़ी थी तो उसमें क्या है, एक रेडिश सा पाउडर, कुछ कलर ऑरेंज रेडिश सा कलर सा उसमें आ जाता है पाउडर फॉर्म में। तो दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्ट का फॉर्मूला जो पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया फेरिक ऑक्साइड। Iron articles get coated with a reddish brown powder when left for some time. This is called rusting of iron. अब rusting of iron is different, little bit different from the corrosion. जो रस्टिंग है वो वर्ड सिर्फ हम आयरन में ही यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर जो प्रोडक्ट बनता है, जो रस्ट बनता है, दैट इज डिफरेंट। ठीक है। अब करोजन की अगर हम बात कर लें तो करोजन क्या होता है? अदर मेटल जो होते हैं वो आयरन के अलावा जो अदर मेटल्स होंगे, जैसे अल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, इन सब मेटल्स को भी जब आप ऐसे एक्सपोज करके रखते हैं तो उनमें कुछ ब्लैक सी कोटिंग आ जाती है। ठीक है। और जो कॉपर होता है उसमें कुछ ग्रीनिश ब्राउन सा, सॉरी ग्रीनिश ग्रीन ब्लूइश कलर का कुछ डिकम्पोजिशन छोटा छोटा आ जाता है, व्हाइट भी कुछ, मतलब इस तरह से हल्का सा जो है वो प्रेसिपिटेट जैसा सा कुछ उस पर दिखने लगता है, कुछ डिपोजिशन उसके ऊपर दिखने लगता है। तो लेकिन वो क्या है, वो कोई इस तरह से नहीं है कि वो ईटन अवे, वो कोई उसमें खाया नहीं जा रहा है। लेकिन जो आयरन होता है, आयरन जो है वो उसमें डैमेज ज्यादा होता है। वो क्या है, धीरे धीरे वो आयरन जो है वो पूरा रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ इतना इफेक्ट नहीं होता है जो अदर मेटल्स होते हैं। तो उनमें हम कहते हैं जो उनका ब्लैक कलर का जो कन्वर्ट हो जाता है वो ऑक्सीडाइज होकर के, तो ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, उसको हम कहते हैं करोजन। ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया रस्टिंग ऑफ आयरन एंड करोजन ऑफ मेटल्स में। ठीक है। तो द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इज एग्जाम्पल ऑफ करोजन। या आप कॉपर में देखोगे, कॉपर में आपको ब्लूइश ग्रीन कलर की दिखती है। और आपने ब्रास भी देखा होगा कि जो ब्रास का कोई भी यूटेंसिल होगा वो एकदम डार्क होने लगता है कुछ दिन में बाहर से। तो उसको आप सिंपली रिमूव करिए, सर्फ से अच्छे से वॉश करिए, या कुछ सिट्रिक एसिड लेमन वगैरह भी लगाते हैं, उससे वो इजिली क्लीन हो जाता है और एकदम ब्राइट हो जाता है। तो अब इनको रोकने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? कैसे हम रोकते हैं इनको? इसको ग्रीसिंग करते हैं या पेंट करते हैं या गैल्वेनाइजेशन। आपने 8th में पढ़ा था प्रोसेस क्या होता है गैल्वेनाइजेशन का, दूसरे मेटल की कोटिंग कर दी जाती है इनके ऊपर, या फिर इनको ऊपर से ऑयल लगा दिया जाता है या पेंट कर दिया जाता है, या कहीं पर इस तरह से स्क्रूज हैं वहां पर ग्रीस लगा दी जाती है जिससे इनका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो एटमॉस्फेयर से ब्रेक हो जाए। जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं ये वहां पर उसको ब्रेक करना होता है। तो इस तरह से ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। डिफरेंस की फॉर्म भी पूछी जा सकती है, रस्ट का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन पूछा जा सकता है, व्हाट इज करोजन ऑफ मेटल्स पूछा जा सकता है। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का, दैट इज रेंसिडिटी। एंड आई थिंक all of you are very familiar with the term rancidity. What is rancidity? It is the process of slow oxidation of oil and fat। और कौन से ऑयल और जो ऑयल और फैट हैं उनका स्लो ऑक्सीडेशन होता है, और किस टाइप के ऑयल और फैट्स का होता है, विच आर वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल मतलब इवोपरेट हो जाते हैं। ठीक है। उस तरह के ऑयल और फैट का स्लो ऑक्सीडेशन होता है प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। आप देखते हो कि जो पैकेट में पैक्ड आते हैं फूड, जैसे चिप्स हो गए आपके, डिफरेंट टाइप के चिप्स होते हैं, उसमें हर चीज में जो है एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। उस एक्सपायरी डेट को लिखने का पर्पस ही यही होता है कि जो उसमें हमने एंटीऑक्सीडेंट्स
ऐड करे हैं या जो हमने उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करी है, तो वो कितने टाइम तक वहां पर उसको फूड को स्पॉइल होने से बचा सकती है। और जो उसका ऑयल है, जिस ऑयल में उनको फ्राई करा गया चिप्स को या कोई भी फूड आइटम है, जिस ऑयल या फैट में उसको फ्राई करा गया है, उसका ऑक्सीडेशन रोकती है। तो वो जो एक्सपायरी डेट होती है, और ये देखो एक लिमिटेड टाइम तक ही होती है ना कोई चीज, तो इसीलिए उसमें एक्सपायरी डेट आपको वहां पर मेंशन करके दी होती है। तो रेंसिडिटी क्या होगी, किसी भी फूड का स्लो ऑक्सीडेशन। ठीक है, फूड का स्लो ऑक्सीडेशन मतलब जो फूड में ऑयल एंड फैट ऐड करा हुआ है, जो एडेड है उसमें, उसका स्लो ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से उस फूड का खाने का जो टेस्ट होता है और जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, मतलब वो फूड जो है स्पॉइल हो जाता है, उसको फिर हम नहीं खा सकते। दिस इज द रेंसिडिटी। अब कौन कौन से मेथड्स हैं इसको प्रिवेंट करने के, रेंसिडिटी ना हो हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। पहला तो जो भी फूड आइटम्स हैं, जरूरी नहीं है पैकेट में ही, मैंने आपको चिप्स कहे, आप अगर मम्मी आपके घर में कुछ मटरी वगैरह बनाती हैं तो, या कोई दाल मूट बनाती हैं ऑयल में फ्राई करके, तो आप देखते हो कि थोड़े दिन बाद अगर वो नहीं यूज हो रही, तो बल्क में बन गई है और बहुत ज्यादा कंज्यूम उतना नहीं हो पा रही है, और वो आपने रखी हुई है इसी तरह से, तो थोड़े दिन बाद उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है ऑयल की। ठीक है, तो वो क्या है, वो रेंसिडिटी हो गई। तो उसके लिए ये जरूरी है, अगर कोई भी आप फूड आइटम ऐसा बना रहे हो ऑयल में या फैट में, तो उसको आपको एयर टाइट कंटेनर में रखना है। हमें मेन क्या है कि हमें उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बचाना है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। तो ये हो गया पहला मेथड प्रिवेंशन का। सेकंड हो गया रेफ्रिजरेशन। जो भी कुक्ड फूड होता है, अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हो, तो रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या है, वहां का टेम्परेचर होता है लो, और टेम्परेचर लो होने की वजह से वहां पर उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है कुछ टाइम तक। बट ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, कुछ टाइम तक हम प्रिवेंशन इनका रोक लेते हैं। जो भी फूड आइटम है वो विद इन द लिमिट जो होती है, टाइम लिमिट जो होती है, उसको हमें कंज्यूम कर लेना चाहिए। थर्ड है पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स इन पैकेट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस। जो भी चिप्स हैं, जो रेडीमेड फूड जो आता है आपका, जो चिप्स आ गए डिफरेंट टाइप के, पॉपकॉर्न्स आ गए, तो इन सब में क्या है कि ये स्पॉइल ना हो, इसलिए इनमें नाइट्रोजन गैस फिल करी होती है। आपने देखा होगा जो चिप्स का पैकेट होता है वो कितना फूला हुआ होता है, जैसे उसमें कोई एयर भरी हुई है, तो वो एयर कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेंसिडिटी बहुत पूछा जाता है आपका बोर्ड में, और नाइट्रोजन का पर्पस पूछा जाता है कि चिप्स को स्पॉइल होने से बचाने के लिए कौन सी गैस यूज होती है, वो है नाइट्रोजन गैस। इसके बाद डू नॉट एक्सपोज इन डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप रखोगे तो ऑक्सीडेशन की रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो हमें डायरेक्ट सनलाइट में फूड आइटम्स को नहीं रखना चाहिए। बाय एडिंग, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब एक तरह से प्रिजर्वेटिव होगा जो उसका ऑक्सीडेशन रोक रहे हैं, एंटी है ऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडेशन के एंटी है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए। दैट इज बीएचए। बीएचए क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, बीएचए एंड बीएचटी। बीएचटी क्या होगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, टी से हो जाएगा टोलुइन, TOLUENE, नोट डाउन कर लीजिए। ये टी जो है वो होता है टोलुइन, यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, TOLU टोलुइन, टोलुइन। ठीक है, और ये होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो ये जो है एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें यूज करे जाते हैं फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। अब ऐसा नहीं है कि एकदम कोई भी चीज है, हम मान लीजिए उसमें कहीं फॉरेन भेजनी है हमें कोई चीजें, या हमें एक लॉन्ग टाइम के लिए हमें उनको प्रिजर्व करके रखना है, तो वहां पर उसका जो फ्रेशनेस है उसको बचा के रखने के लिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलाते हैं। लेकिन हमें हमेशा फ्रेश फूड ही खाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो भी प्रिजर्वेटिव्स हैं या जो भी आर्टिफिशियल मेथड आप यूज करोगे फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को जरूर इफेक्ट करेगा। तो इसलिए हमेशा फ्रेश फूड खाइए और हेल्दी रहिए एंड सेफ रहिए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम केमिकल बैलेंसिंग करेंगे।